क्लास 10 सॉरी एडिटोरियल। अच्छा, यहाँ पे एडिटोरियल है। झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पड़ रहे विद्रूप की यहाँ चर्चा है। झूठे सम्मान के नाम पर झूठे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें यानी कि अच्छा एडिटोरियल यहाँ पर क्या, झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पड़ रहे विद्रूप की यहाँ पर आपको है। झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पड़ रहे विद्रूप। देखिए, किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे। किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे। हाँ, यहाँ देखिए क्या कि किसी भी झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पल रहे विद्रूप, झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पल रहे विद्रूप के यहाँ पे जाके किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे। किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे। किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे या उनके अधिकारों का। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा, मतलब जो मैच्योर युवा है, व्यक्ति युवा की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे। तो यहाँ पे जो खास चीज़ देखिए आपका है क्या, एक यहाँ पर कहानी है। गुजरात के सूरत जिले में अपनी पसंद के युवक से विवाह करने वाली जिस तरह एक युवती की हत्या उसके भाई ने कर दी, वह एक बार फिर झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पड़ रहे विद्रूप को ही दर्शाता है। झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पड़ रहे विद्रूप को ही दर्शाता है। झूठे सम्मान के नाम पर समाज में पड़ रहे विद्रूप को दर्शाता है। इस घटना ने फिर से इस जरूरत को रेखांकित किया कि अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम मोर्चों पर विकास के दावे सामाजिक स्तर पर कायम दुराग्रहों को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखिए, सूरत के लिम्बायत इलाके में एक युवती और उसके पड़ोस के युवक एक दूसरे को पसंद करते थे। लड़की के परिवार, यहाँ देखिए क्या कि लड़की के परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध दोनों आपसी सहमति से अदालत में विवाह करे। हालांकि लड़के के परिवार के बीच इस संबंध को लेकर स्वीकार्यता थी और उन लोगों ने सामाजिक रीति रिवाज समारोह का आयोजन किया था। लेकिन लड़की के रिश्ते के एक भाई ने समारोह के बीच जाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हत्या के आरोपी और लड़की के परिवार वालों को हत्या के आरोपी और लड़की के परिवार वालों को उसका जाति से बाहर विवाह करना नागवार गुजरा था या पसंद नहीं था। दरअसल सामाजिक आर्थिक हैसियत से बाहर किसी लड़की का, यहाँ देखिए, दरअसल सामाजिक आर्थिक हैसियत से बाहर किसी लड़की का अपनी पसंद से लड़के से विवाह, देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, तो दरअसल सामाजिक आर्थिक हैसियत से बाहर किसी लड़की का अपनी पसंद से लड़कों से विवाह और उस पर परिवार और समाज की ओर से मुखर आपत्ति ऐसा सवाल है जो अमूमन हर स्तर विकास और आधुनिकता के बीच आज भी अक्सर बेहद अफसोसनाक शक्ल में उभर कर आता है। सरकार आए दिन सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करते समाज सुधार के प्रयासों को लेकर देखिए यहाँ पर क्या कि समाज सुधार के प्रयासों को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन सच यही है कि जाति और वर्ग के बीच सदियों से कायम एक
त्रासद सदियों से कायम एक त्रासद फाँक को दूर करने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जाति और वर्ग के बीच सदियों से कायम कर देखिए जाति और वर्ग के बीच सदियों से कायम एक त्रासद फाँक को दूर करने में अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। आखिर क्या वजह, देखिए यहाँ पे जो कहा आखिर क्या वजह है, यहाँ पे आपको देखिए उस चीज़ को देखिए आखिर क्या वजह है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर स्त्री और अन्य परंपराओं को लेकर रूढ़ धारणा इस कदर गहरी बैठी होती है कि वो इसमें बदलाव स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या वजह है, देखिए आप आखिर क्या वजह है किसी व्यक्ति के भीतर किसी व्यक्ति के भीतर स्त्रियों और अन्य परंपराओं को लेकर आखिर क्या वजह है किसी व्यक्तियों के भीतर स्त्रियों और अन्य परंपराओं को लेकर रूढ़ धारणाएं इस कदर गहरे बैठी होती है कि इसमें वह बदलाव स्वीकार नहीं कर पाता। शिक्षा दीक्षा से लेकर शिक्षा दीक्षा से लेकर रहन सहन तक के मामले में ज़्यादातर लोग उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई लिखाई और वक्त के साथ बदलते चलन के मुताबिक आधुनिक वेशभूषा और जीवनशैली अपनाने की ओर से कोशिश करते हैं। देखिए शिक्षा दीक्षा से लेकर रहन सहन तक के मामले में ज़्यादातर लोग उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई लिखाई और वक्त के साथ बदलते चलन के मुताबिक आधुनिक वेशभूषा और जीवनशैली अपनाने की अपनी ओर से कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा शिक्षा दीक्षा से लेकर रहन सहन तक के मामले में ज़्यादातर लोग उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई लिखाई और वक्त के साथ बदलते चलन के मुताबिक आधुनिक वेशभूषा और जीवनशैली अपनाने की अपनी ओर से कोशिश करते हैं। मगर स्त्रियों जाति और धर्म को लेकर कायम सत्तात्मक जड़ता इस कदर हावी रहती है कि इस मुद्दे पर कुछ लोग न केवल सामाजिक बल्कि हिंसा और हत्या तक करने में से नहीं हिचकते। किसी भी समाज के व्यक्ति देखिए किसी भी समाज के सब और आधुनिक होने की कसौटी यही है कि वह किसी व्यक्ति युवा या युवती की पसंद या उनके अधिकारों का सम्मान करे। लेकिन ऐसा लगता है कि संवैधानिक या कानूनी तौर पर संवैधानिक या कानूनी तौर पर की गई व्यवस्थाओं के बावजूद समाज एक बड़ा तबका आज मनोवैज्ञानिक रूप से न केवल विकृत प्ररूढ़ियों से जकड़ा हुआ है बल्कि इनके प्रभाव में आपराधिक हरकत भी कर बैठता है। लेकिन ऐसा लगता है कि संवैधानिक या कानूनी तौर पर की गई व्यवस्थाओं के बावजूद समाज का एक बड़ा तबका आज भी मनोवैज्ञानिक रूप से न केवल विकृत रूढ़ियों से जकड़ा हुआ बल्कि इनके प्रभाव में वो आपराधिक हरकत भी कर बैठता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए ये समझना मुश्किल है कि महज अपनी पसंद से विवाह करने पर किसी युवती की हत्या करने से किस तरह का सम्मान बच जाता है। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए यह समझना मुश्किल है कि महज अपनी पसंद से विवाह करने पर किसी युवती की हत्या करने से किस तरह का सम्मान बच जाता है, बल्कि ऐसा करने से होता यही है कि झूठे सम्मान के नाम पर आवेश में आकर हत्या करने वाले लोग अपनी बाकी जीवन ऐसे अपराध के सजा काटते हुए बिताते हैं। यह समझना मुश्किल है कि महज अपनी पसंद से विवाह करने पर किसी युवती की हत्या करने से किस तरह का सम्मान बच जाता है। यह समझना मुश्किल है कि महज अपनी पसंद से विवाह करने पर किसी युवती की हत्या करने से किस तरह का सम्मान बच जाता है, बल्कि ऐसा करने से होता यही है कि झूठे सम्मान के नाम पर आवेश में आकर हत्या करने वाले लोग अपना बाकी जीवन ऐसे अपराध के सजा काटते हुए बिताते हैं। यहाँ देखिए क्या कि सामाजिक विभाजन और मान्यताओं के सिरे से उपजी कुंठाएं कई बार विकृत होकर व्यक्ति को अमान्य बना डालती है। बहुत अच्छी बात करके सामाजिक विभाजन और मान्यताओं के सिरे से उपजी कुंठाएं कई बार विकृत होकर व्यक्ति को अमान्य बना देती है। इस सोच से संचालित लोग न कभी समाज को
आधुनिक होने देते हैं। इस सोच से संचालित लोग ना केवल कभी देखिए, इस सोच से संचालित लोग ना कभी समाज को आधुनिक होने देते हैं, ना ही अपना हित सुनिश्चित कर पाते, ना ही अपना हित सुनिश्चित कर पाते हैं। ज़रूरत यह है कि सरकार सामाजिक विकास के पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों और दूर करने को लेकर नीतिगत पहल भी करे। देखिए, ज़रूरत यह है कि यही है कि सरकार सामाजिक विकास के पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों और दूर करने को लेकर नीतिगत पहल भी करे। अन्यथा झूठे सम्मान के नाम पर हत्याओं से समाज के आधुनिक और मानवीय मूल्यों पर सवाल उठते रहेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा। देखिए, इस सोच ने संचालित ना कभी समाज इस सोच से संचालित ना कभी समाज को आधुनिक होने देते हैं, ना ही अपना हित सुनिश्चित कर पाते हैं। ज़रूरत यह है कि सरकार समाज विकास के पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों को दूर करने को लेकर नीतिगत पहल भी करे। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सरकार सामाजिक विकास के पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों को दूर करने की नीतिगत पहल भी करे। अन्यथा झूठे सम्मान के नाम पर हत्याओं से समाज के आधुनिक और मानवीय मूल्यों पर सवाल उठते रहेंगे। ये बहुत अच्छा था एडिटोरियल। अब आगे यहाँ थे बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पर क्या कि बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक ताज़ा फरमान के बाद इस महकमे कर्मचारी अब जीन्स टी शर्ट नहीं पहन पाएंगे और उन्हें कार्यालय में औपचारिक कपड़े पहनकर आना होगा। विभाग का कहना है कि जीन्स पैंट और टी शर्ट कार्यालय संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए इसे पहनने पर मनाही होगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पहनावे को लेकर आम धारणा यही रही है कि यह एक विदेशी कपड़े का अनुगमन है और इसे अनौपचारिक रूप से पहना जा सकता है। आमतौर पर कार्यालयों या किसी समारोह आदि में लोग कमीज पैंट या अन्य कपड़ों को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर कर्मचारी अन्य पक्ष की ओर से कोई खास आपत्ति सामने नहीं आई है। यहाँ देखिए क्या कि इससे पहले भी इसमें जो आपको देखिए, इससे पहले भी ये आदेश पहली बार इससे भी पहले के आदेश पाए तो इससे पहले 2019 में सरकार ने राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी और उन्हें साधारण हल्के और आरामदायक कपड़े पहनकर दफ्तर आने को कहा था। तब इसे लेकर कहा गया था कि इसका मकसद कार्यालय की मर्यादा बरकरार रखना है। यानी किसी विभाग में कर्मचारियों को कोई खास नियम तय करना उसके अपने अधिकार क्षेत्र में है और पहनावे को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन यह कैसे तय किया जाए कि कार्यालय संस्कृति के मुताबिक औपचारिक परिधान में आने वाले कोई कर्मचारी जीन्स पैंट या टी शर्ट पहनने वाले किसी व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम, जिम्मेदार और अपने दायित्वों के प्रति सजग है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, किसी विभाग में कर्मचारियों को कोई खास नियम तय करना। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कि किसी विभाग में कर्मचारियों को कोई खास नियम तय करना उसके अपने अधिकार क्षेत्र में है। किसी विभाग में कर्मचारियों को कोई खास नियम तय करना उसके अपने अधिकार क्षेत्र में है। किसी विभाग में कर्मचारियों को कोई खास नियम तय करना उसके अपने अधिकार क्षेत्र में है। किसी विभाग में कर्मचारियों के कोई खास नियम तय करना उसके अपने अधिकार क्षेत्र में है। किसी विभाग में कर्मचारियों को कोई खास नियम तय करना उसके अपने अधिकार क्षेत्र में और पहनावे को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। लेकिन यह कैसे तय किया जाएगा कि कार्यालय संस्कृति के मुताबिक औपचारिक परिधान में आने वाला कोई कर्मचारी जीन्स पैंट या टी शर्ट पहनने वाले किसी व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम, जिम्मेदार और अपने दायित्वों के प्रति सजग है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि देखिए, लेकिन यह कैसे तय किया जाएगा कि कार्यालय संस्कृति के मुताबिक औपचारिक परिधान में आने वाला कोई कर्मचारी जीन्स पैंट या टी शर्ट पहनने वाले किसी व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम, जिम्मेदार और अपने दायित्वों के प्रति सजग है। लेकिन यह कैसे तय किया जाएगा कार्यालय संस्कृति के मुताबिक औपचारिक परिधान में आने वाला कोई
कर्मचारी औपचारिक परिधान में आने वाला कोई कर्मचारी जीन्स पैंट या टी शर्ट पहनने वाले किसी व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा जिम्मेदार और अपने दायित्व के प्रति सजग है। लेकिन यह कैसे तय किया जाएगा कि कार्यालय संस्कृति के मुताबिक औपचारिक परिधान में आने वाला कोई कर्मचारी जीन्स पैंट या टी शर्ट पहनने वाले किसी व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम, जिम्मेदार और अपने दायित्व के प्रति सजग है। कार्यालय संस्कृति के मुताबिक औपचारिक परिधान में आने वाला कोई कर्मचारी जीन्स पैंट या टी शर्ट पहनने वाले किसी व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम, जिम्मेदार और अपने दायित्व के प्रति सजग है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको कहा गया। आदेश में देखिए, हालांकि बिहार के शिक्षा विभाग के आदेश के फिलहाल इसे किसी ड्रेस कोड या एकरूप परिधान के आदेश की तरह नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई खास पहनावा तय नहीं किया गया है। लेकिन एक बार फिर ऐसे फरमान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं और उसके औचित्य पर बात हो रही है। विशेष रूप से जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी के बाद यह सवाल उठा है कि किसी पहनावे को किन आधारों पर औपचारिक या अनौपचारिक घोषित किया जाता है। तो अच्छी बात देखिए क्या विशेष रूप से जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि किसी पहनावे को किन आधारों पर औपचारिक या अनौपचारिक घोषित किया जाता है। किसी पहनावे को किन आधारों पर औपचारिक या अनौपचारिक घोषित किया जाता है। किसी पहनावे को किन आधारों पर औपचारिक या अनौपचारिक घोषित किया जाता है। किसी भी देश काल में पहनावा एक ऐसा पहलू रहा है जो वक्त और ज़रूरत के साथ बदलता रहा है। और अलग अलग संस्कृतियों में लोग इसे सुविधा, सहजता, पसंद, उपयोगिता, उपलब्धता आदि के लिहाज से अपनाते हैं या फिर उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। किसी भी देश काल में पहनावा एक ऐसा पहलू रहा है जो वक्त और ज़रूरत के साथ बदलता रहा है और अलग अलग संस्कृतियों में लोग इसे सुविधा, सहजता, पसंद, उपयोगिता, उपलब्धता आदि के लिहाज से अपनाते हैं या फिर उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। जीन्स और टी शर्ट को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। देखिए, जबकि पश्चिमी देशों में यह एक आम और सहज पहनावा है और अब यह हमारे देश में भी चलन में आ चुका है। देखिए, जीन्स पहनने पर देखिए इसमें बहुत सारे लोग औपचारिक, देखिए जीन्स पहनने पर लोगों की अपनी अपनी अलग नज़रिया है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग औपचारिक या अनौपचारिक अवसरों पर पहनते हैं। लेकिन कुछ लोगों के भीतर इसके प्रति एक विचित्र आग्रह पाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के भीतर इसके प्रति एक विचित्र आग्रह पाया जाता है। हमारे यहाँ खासतौर पर महिलाओं के इस परिधान को स्वाभाविक नहीं माना जाता है और आए दिन ऐसी खबर आती रहती है कि किसी गांव, पंचायत या समुदाय की ओर से लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या ऐसे फरमान के पीछे एक संकीर्ण नज़रिया होता है, जिसमें किसी पहनावे को लेकर नकारात्मक और कुंठा को दर्शाने वाले पूर्वाग्रह शामिल होते हैं। कई बार संस्कृति से जोड़ते हुए किसी खास पहनावे की वकालत की जाने लगती है। यह संभव है कि किसी पहनावे को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो, लेकिन जहाँ तक कार्यालय संस्कृति का सवाल है तो यह समझना मुश्किल है कि कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता, दायित्व निर्वहन और तत्परता से तय होती है या फिर किसी परिधान से। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए, यह संभव है कि किसी पहनावे को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो, लेकिन जहाँ तक कार्य संस्कृति का सवाल है तो यह समझना मुश्किल है कि कामकाज में समयबद्धता, दायित्वों के निर्वहन और तत्परता से तय होती है। यह समझना मुश्किल है कि कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता, दायित्व और निर्वहन और तत्परता से तय होती है या किसी परिधान से होती है। यह समझना मुश्किल है कि कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता, दायित्वों के निर्वहन और तत्परता से तय होती है या फिर किसी परिधान से। ये बहुत अच्छी बात यहाँ आपको देखिए मेंशन किया गया है। यहाँ एक खास चीज़ आपको है क्या, देखिए पुरुषोत्तम भगवान राम
पुरुषोत्तम भगवान राम भारतीय जनमानस ही नहीं, पुरुषोत्तम भगवान राम भारतीय जनमानस ही नहीं, दुनिया के एक बड़े हिस्से हिंदू ही नहीं दूसरे धर्मों के लोगों की भी आस्था से जुड़े हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम भारतीय जनमानस ही नहीं, दुनिया के एक बड़े हिस्से हिंदू ही नहीं दूसरे धर्मों के लोगों की भी आस्था से जुड़े हैं। वे एक आदर्श चरित्र, आदर्श परिवार और समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। धीरोदात नायक है। देखिए हिंदी फिल्म की बात उसको हटाइए। आदर्श पुत्र रामायण, राम आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श प्रजापालक थे। सीता आदर्श बेटी, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी और आदर्श बहू है। भगवान हनुमान उनके अन्य भक्त। इनके चरित्र लोक आस्था में गहरे बसे हुए हैं। स्वाभाविक ही जब इनके चरित्र के साथ किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है की जाती है तो उस आस्था को चोट पहुंचती है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ऐसा नहीं। उन्होंने देखिए महत्वपूर्ण लाइन को देखिए, उन्होंने इसके बाद आपके यहाँ पर क्या फिर देखिए फिर भी उन्होंने जानबूझकर मतलब जो डायरेक्टर हैं फिर जानबूझकर राम सीता और हनुमान के चरित्र को बिगाड़ने का प्रयास किया था, तो उसकी निंदा स्वाभाविक। हालांकि शुरू में उन्होंने फिल्म के हर संवाद उचित ठहराने के प्रयास किए, मगर ठहराने का प्रयास किया, लेकिन जब चौतरफा विरोध बढ़ गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि फिल्म आदिपुरुष के जिन संवादों को लेकर लोगों को आपत्ति है उन्हें बदल दिया जाएगा। देखिए रामायण कथा के इतने रंग हैं, रामायण कथा के इतने रंग हैं कि उसमें हर रचनाकार अपने अपने ढंग से रंग चुनता रहता है। यही वजह है कि जितने प्रकार के रामायण दुनिया भर में लिखी गई होगी, जितनी रामलीलाएं खेली जाती होगी, जितनी फिल्में और धारावाहिक इसे लेकर बने होंगे, उतने और किसी पुरानी कृति नहीं बने। हर किसी ने कुछ न कुछ अलग तरीके से पेश करने का प्रयास किया है, मगर सबसे मूल बात है किसी ने भी रामायण की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। किसी भी चरित्र को विद्रूप करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि उसके उज्जवल पक्षों को और उभारने की ही कोशिश की है। ऐसे में अलग रचने की चुनौती मनोज मुंशी उसका डायरेक्टर हुआ के सामने भी रही होगी, मगर अलग दिखने की उन्होंने जिस तरह बिल्कुल टपोरी तरीका अपनाया वह भारतीय मन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आप देखिए क्या फिल्म का जो सिर्फ चुनाव और उसकी तैयारी में जिस तरह के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, उसी से स्पष्ट है कि उनका मूल मकसद रामायण में कुछ नई बातें निकाल कर पेश करने का था ही नहीं। दरअसल आज का कथावाचक एक ऐसा वर्ग भी तैयार हो गया जो रामायण की कथा को बिल्कुल सच्चा भाषा में देखिए आज का रामायण की कथा को बिल्कुल सच्चा भाषा में सुनाकर तालियां बटोरने का प्रयास करता देखा जाता है। देखिए रामायण कथा को बिल्कुल सच्चा भाषा में सुनाकर तालियां बटोरने का प्रयास करता देखा जाता है। मनोज मुंशी ने वही करने की कोशिश की, इस कोशिश में कमाई के लिहाज से वे सफल भी बताए जा रहे हैं। जब भी कोई रचना तालियां और पैसा बटोरने के मकसद से लिखी या बनाई जाती है, जब भी कोई रचना तालियां और पैसा बटोरने के मकसद से लिखी या बनाई जाती है, तो उसका हश्र यही होता है कि कुछ दिन की सतही उत्तेजना के बाद वह निस्तेज हो जाती है। अच्छी बात है कि इस फिल्म को लेकर उस तरह का तोड़फोड़ और हिंसा घटनाएं नहीं हो पाई। उन लोगों की आस्था आहत तो हुई, पर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया। फिर यह देखिए मगर सवाल अब भी यही है कि आखिर मनोज मुंशी ने गहन आस्था के पौराणिक चरित्रों को इस तरह विकृत कर समाज को देना क्या चाहते थे। बल्कि इस फिल्म से यही जाहिर होता है कि उन्हें ना तो भारतीय समाज की बुनावट की सही पहचान है, उन्हें ना तो भारतीय समाज की बुनावट की सही पहचान है, और ना वे उस ताने बाने को मजबूत बनाए रखने में यकीन करते हैं। देखिए उन्हें ना तो भारतीय समाज की बुनावट की सही पहचान है, और ना वे उस ताने बाने को मजबूत बनाए रखने में यकीन करते हैं। एक भी शब्द कहने से पहले रुकने की जरूरत क्यों है, यहाँ बहुत सी बात कहा गया है। देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि बातचीत हमेशा गरिमापूर्ण बनाइए, इसमें खट्टे मीठे का सही अनुपात रखिए।
बातचीत हमेशा गरिमापूर्ण बनाइए, बातचीत हमेशा गरिमापूर्ण बनाइए। इसमें खट्टे मीठे का सही अनुपात रखिए जो सुनने वाले के दिमाग में अलग सबसे यादगार स्वाद छोड़ जाए। आप बस इतना। यह अच्छा है कि आपको है क्या, दूसरे के प्रोडक्ट की आदत से अपने प्रोडक्ट की बिक्री। एक अच्छा आप यहाँ पर है। देखिए यहाँ आपको क्या कि हाँ, जिनका HUL के इन केंद्रों पर प्रचार हो रहा है, जैसे मेरी वजह से कॉलोनी में वॉशिंग मशीन का प्रचार हुआ। मशीनों पर किया गया छोटा सा निवेश जिंदगी भर पाउडर बेचने में मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष ये हुआ कि जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहे तो किसी और के उत्पाद को इस्तेमाल करके उसे ऐसा अनुभव दे कि वह उसे याद रह जाए। फिर देखिए कि वह कैसे आपके उत्पादों का प्रचार शुरू कर देंगे। जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहें, जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहें, जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहें, जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहे तो किसी और के उत्पाद को इस्तेमाल करके उसे ऐसा अनुभव दे कि वो उसे याद रह जाए। जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहें, जब आप भविष्य के किसी ग्राहक की यादों पर अपनी छाप छोड़ना चाहें तो किसी और के उत्पाद को इस्तेमाल करके उसे ऐसा अनुभव दे कि वो उसे याद रह जाए। फिर देखिए कि वह कैसे आपके उत्पाद का प्रचार शुरू कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा है कि अगर भविष्य बदलने की कोशिश करें तो इतिहास बदल जाएगा। अगर भविष्य बदलने की कोशिश करें तो इतिहास बदल जाएगा। इसमें देखिए निष्कर्ष आपको यही हुआ कि पौधे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के तरीके विकसित कर रहे हैं। पौधे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के तरीके विकसित कर रहे हैं क्योंकि उनमें जलवायु परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने की अंतर्निहित गुणवत्ता होती है, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें यथावत रहने देना चाहिए। देखिए पौधे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के तरीके विकसित कर रहे हैं क्योंकि उनमें जलवायु परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने की अंतर्निहित गुणवत्ता होती है, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें यथावत रहने देना चाहिए। ठीक है कि मिड एज क्राइसिस पुराना। देखिए यहाँ पर क्या है कि मिड एज क्राइसिस पुराना, मिड एज स्टार्टअप नया है। अब यहाँ पर क्या है, हम कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। बहुत अच्छी बात कहा गया है। मतलब एक इंसान कोई पपीता नहीं है जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। बहुत अच्छी बात कहा गया है। मतलब यहाँ पर हम इस तरह से कहते हैं, हम कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। हम कोई पपीता नहीं हम कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। हम कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। उम्र के साथ हम बेहतर होते जाते हैं। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपनी आगामी फिल्म तरला का ट्रेलर करते हुए अदाकारों के बारे में यही बात कही। ये बहुत अच्छी। देखिए हम कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए। अच्छी बात यहाँ पर कि हम कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। उम्र के साथ हम बेहतर होते जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर से कहूँगा, आदमी कोई पपीता नहीं जो खराब हो जाए और कोई कीमत ना रहे। उम्र के साथ आदमी बेहतर होते जाते हैं, बस वो अपनी सोच पर निगाह रखे तो। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी माँ आंटियों आदि में अधिकांश पर शादियों का दबाव था और फिर उनके बच्चे हुए। जब बच्चे कॉलेज जाने लगे तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि किसी को उनकी ज़रूरत नहीं। तब उनमें से कुछ ने पार्लर में हाथ आजमाया, कुछ ने सिलाई बुनाई और ज्वेलरी का बिजनेस किया। बहुत अच्छी बात है कि अच्छा आपको है। हुमा उनके निर्देशक पीयूष गुप्ता देखिए यहाँ बहुत अच्छा कोई डायलॉग है क्या कि डायलॉग अच्छी बात भी है कि और वे समाज को संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल यही कोशिश की है कि वो समाज को संदेश देना चाहते हैं कि देर कभी भी नहीं होता। बिल्कुल यही कोशिश की और वे समाज को संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल यही कोशिश की है और वे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि देर कभी भी नहीं होता। और हुमा ने अपनी फिल्म के ट्रेलर का सटीक कैप्शन दिया है कि आ गया है लाइफ में कुछ खास करने की खास रेसिपी, आप भी नोट कर लीजिए।
अच्छी बात है। देखिए निष्कर्ष यहाँ पे क्या कि निष्कर्ष है कि अपनी ज़िंदगी की कमान थामने में कमान थामने में कभी भी देर नहीं होती। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, अपनी ज़िंदगी की कमान थामने में कभी देर नहीं होती। और ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मिडिल एज में फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है और इसका वाकई उत्सव मनाने की ज़रूरत है। देखिए अपनी ज़िंदगी की कमान थामने में कभी देर नहीं होती। अपनी ज़िंदगी की कमान थामने में कभी देर नहीं होती। और ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मिडिल एज में फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है और इसका वाकई उत्सव मनाने की ज़रूरत है। देखो अपनी ज़िंदगी की कमान थामने में कभी देर नहीं होती। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मिडिल एज में फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है और इसका वाकई उत्सव मनाने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी कमान थामने में कभी देर नहीं होती और ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मिडिल एज में फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है, इसका वाकई उत्सव मनाने की ज़रूरत है। बहुत सी बात कहा गया। यानी देखिए निष्कर्ष में यहाँ पर कि अपनी ज़िंदगी की कमान थामने में कभी देर नहीं होती और ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मिडिल एज में फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है और इसका वाकई उत्सव मनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको कही गई। देखिए दूसरों की उम्र का ख्याल रखते हुए ही उनके बारे में कोई निर्णय ले। दूसरों की उम्र का ख्याल रखते हुए ही उनके बारे में कोई निर्णय ले, ऐसा यहाँ पर आपको है। एक यहाँ पर देखिए बीच का लाइन है, हमें जो मुख्य बात लगी कि देखिए समाज और विशेषकर राज्य सरकार के रूप में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्हें मदद की दरकार है या जिन्हें मदद की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर क्या कि समाज और विशेषकर राज्य सरकार को, समाज या व्यक्ति विशेष को राज्य सरकार के रूप में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जिन्हें मदद की दरकार है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। यानी क्या कि कोर्ट ने कहा कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने के रास्ते तराशने चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने के नए रास्ते तराशने करने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष हुआ, हम जब भी कुछ करें फिर चाहे वह सहायता के लिए हो या दंड देने के लिए, तो हमें मनुष्य के जीवन चक्र के प्रति सचेत होना चाहिए। हम जब भी कुछ करें, देखिए यहाँ पर क्या हम जब भी कुछ करें फिर चाहे वह सहायता के लिए हो या दंड देने के लिए हो, तो हमें मनुष्य के जीवन चक्र के प्रति सचेत होना चाहिए। हम जब भी कुछ करें फिर चाहे वह सहायता के लिए हो या दंड देने के लिए हो, तो हमें मनुष्य के जीवन चक्र के प्रति सचेत होना चाहिए। उसका आधार यह होना चाहिए किसी व्यक्ति की उम्र अभी क्या है। हम जब भी कुछ करें फिर चाहे वह सहायता के लिए हो या दंड देने के लिए हो, तो हमें मनुष्य के जीवन चक्र के प्रति सचेत होना चाहिए। उसका आधार यह होना चाहिए किसी व्यक्ति की उम्र अभी क्या है। बहुत अच्छी बात है, हम कहा गया है कि हम जब भी कुछ करें फिर चाहे वह सहायता के लिए हो या दंड देने के लिए हो, तो हमें मनुष्य के जीवन चक्र के प्रति सचेत होना चाहिए। उसका आधार यह होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की उम्र अभी क्या है। दुनिया भर में महिला पुरुष बराबरी का नारा फिर भी आपको आखिर खोखला ही निकला यहाँ पर आपको है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि महिला पुरुष बराबरी की बात बड़े गर्व से करने वाले दुनिया के कई देशों में यह महज नारा ही है। महिला पुरुष बराबरी की बात बड़े गर्व से करने वाले दुनिया के कई देशों में यह महज नारा ही है। मैकेंजी की हाल में आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुनिया भर में पुरुषों को जिस पद पर काम करने के लिए 100 रुपये मिलते हैं, महिलाओं को उसी पद पर उसी काम के लिए केवल 73 रुपये ही दिए जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वेतन 27% कम होता है। भारत में तो हाल और भी बुरे हैं। यहाँ महिलाओं को दुनिया के औसत से भी 2% कम वेतन मिलता है। यानी पुरुषों को 100 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं को 71 रुपये मिलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए पुरुषों को औसतन 242.49 रुपये प्रति घंटा मिलते हैं, महिलाओं को केवल 196.3 रुपये दिए जाते हैं। तो फिर आपको देखिए भारत में IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा भेदभाव आपके यहाँ पर इसी का आपको यहाँ डाटा दिया गया है। फिर कहते हैं 2021 में, देखिए 2021 में भारत में जेंडर सैलरी गैप 35% हो गया, तो इससे पहले 28%। IT सेक्टर में पुरुषों को महिलाओं से 26% ज़्यादा वेतन मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पुरुषों को महिलाओं से 24% सैलरी ज़्यादा मिलती है। फाइनेंस सेक्टर में सैलरी गैप सबसे कम है, पुरुष महिलाओं से 2% ज़्यादा वेतन पा रहे हैं। अब कि मजदूरी का 82% हिस्सा पुरुषों के खाते में जाता है, महिलाओं के हिस्से में 18% रकम बतौर मजदूरी आती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य के देखिए रिपोर्ट बताती है कि भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य केरल में अंतर या भेदभाव सर्वाधिक है। सांख्यिकी विभाग का कहना है केरल के गांव में पुरुषों का औसत पारिश्रमिक 842 रुपये रोज़ है, इसके मुकाबले महिलाओं का पारिश्रमिक मात्र 434 रुपये रोज़ है, यानी लगभग की आधा है। अब देखिए वजह साफ है। देखिए वजह पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को अपने काम से कई बार रोकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को अपने काम से कई बार रोकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को अपने काम से कई बार रोकती है और कई बार तो काम ही छुड़वा देती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को अपने काम से कई बार रोकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को अपने काम से कई बार रोकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को अपने काम से कई बार रोकती है और कई बार तो काम ही छुड़वा देती है क्योंकि पुरुष के पास महिलाओं की बजाय पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत कम होती है। जबकि पुरुष के पास महिलाओं की बजाय पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत कम होती है। जिम्मेदारियां से हम मतलब केवल पैसा कमाने से नहीं है, रिश्तेदारी निभाना, बच्चों को संभालना, उनका होमवर्क कराना, इन सब पर आके पुरुष कब ध्यान देता है। देखिए जिम्मेदारी से हम मतलब पैसे कमाने से नहीं है, रिश्तेदारी निभाना, बच्चों को संभालना, उनका होमवर्क कराना, इन सब पर आके पुरुष कब ध्यान देता है। बल्कि वह तो यही मानता है कि उसकी पत्नी या माँ कामकाजी होने के बावजूद घर के सभी काम करने के लिए अकेली जिम्मेदार है। बल्कि वो तो यही मानता है कि उसकी पत्नी या माँ कामकाजी होने के बावजूद घर के सभी काम करने के लिए अकेली जिम्मेदार है। अचरज की बात यह है कि देखिए यहाँ पर क्या अचरज की बात यह है कि युगों से यह सब वह करती भी आई है, जबकि पुरुष तो ऑफिस से आकर बैग फेंक कर खाने का ऑर्डर देने के अलावा कुछ करता ही नहीं। आखिर यह कैसी बराबरी है, कैसा न्याय है। देखिए महिलाओं को क्यों सैलरी गैप झेलना पड़ता है। घर की जिम्मेदारियों को लेकर छुट्टी लेना, उच्च शिक्षा से लड़कियों की दूरी, ओवर टाइम देने की जगह नौकरी के समय की पाबंदी, उच्च पदों पर पुरुषों का नेतृत्व, सैलरी तय करने के दौरान HR विभाग से अपनी मांग न रखना, मैटरनिटी लीव, एनीमिया के चलते कमजोरी महसूस होती है। देखिए एनीमिया के चलते कमजोरी महसूस होती है, इससे जल्दी थकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कि ठीक है वर्षों पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। केवल घर में ही रहकर सारे काम क्या करती थी। केवल घर में रहकर ही सारे काम क्या करती थी। लेकिन ये गलती भी किसकी थी? पुरुषों की ही होती थी। पुरुषों की ही तो थी। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने से रोके रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया, कदम से कदम मिलाकर चलने तक नहीं दिया। हाँ, आखिर वे क्या करती वे घर के कामों में, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में पारंगत हो गए। लेकिन यह विशेष गुण उनके लिए सजा कैसे बन सकता है। और जो जितना काम पुरुष ऑफिस में करते उतना ही एक महिला भी करती है। फिर घर आकर भी वही अकेली सारे काम से क्यों जूझे। पुरुष भी उसका काम आधा क्यों नहीं करता। सवाल कई है, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज के पास कोई जवाब नहीं है। इसमें देखिए अच्छा यह पता महिलाओं के बारे में कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए हमारी क्या तैयारी है, उसकी हम देखिए हम में से कोई भी रामाबाई नहीं हो सकता। वह भी तब जब उम्र 106 हो। देहरादून में चल रही 18वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप उन्होंने 100 से 200 मीटर फाड़ा दौड़ के साथ शॉटपुट में भी गोल्ड जीता और 104 साल की उम्र में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। देखिए फिलहाल
फिलहाल देश में आपको 60 से ऊपर 15 करोड़ के लोग हैं और वे तेज़ी से खुद को अलग अलग युवाओं से कटा महसूस कर ले। यही कारण है कि यही कारण है कि वो रिटायरी सिटीज़ का ठप्पा लगे शहरों में बस रहे हैं, जहाँ विशाखापट्टनम, पांडिचेरी, देहरादून, पुणे, नासिक, नागपुर, कोयम्बटूर, मनाली और धर्मशाला जैसे चंद नाम हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन शहरों के पास भी वहाँ बढ़ती बुजुर्ग की आबादी की देखभाल के लिए जेरियाट्रिक केयर पॉलिसी जैसी दूरदर्शी योजनाएं नहीं है। जेरियाट्रिक केयर से मतलब है कि बुजुर्गों एवं शारीरिक मानसिक व्याधियों से पीड़ित लोगों की आगे की जरूरतों को देखते हुए उस हिसाब से उनकी देखभाल की योजना बनाना, समन्वय बैठाना है। उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ जब तक हो सके उनकी आज़ादी को बरकरार रखना है। देखिए यहाँ पर 17 के देखिए जी कुछ तथ्य हैं। देखिए क्या 2019 में जो लोकसभा सदस्य चुनकर आए तो कैबिनेट की औसत उम्र आपको 60 थी। देश की बुजुर्ग आबादी 60 प्लस 2031 में 49.4 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है और 2021 में यह आपको 13.8 करोड़ से 41% से ज़्यादा होगी। जन्म दर में उछाल, बेबी बूम पीरियड 1927-1964 के समय पैदा हुए लोग अब 60 के या उससे ज़्यादा के हैं। केंद्र के स्तर पर नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स 2011-1999 की नीति में संशोधन लागू होना बाकी है। देश के 10 शहरों में 10,000 वरिष्ठ नागरिकों पर हुए सर्वे में सामने आया है कि 51% बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, 51% पुरुष अकेलापन महसूस करते हैं। अक्सर हम खुद को युवा देश कहते हैं क्योंकि उत्पादक उम्र में अक्सर हम खुद को युवा देश कहते हैं क्योंकि उत्पादक उम्र में हमारी बड़ी आबादी है। क्योंकि उत्पादक उम्र में हमारी बड़ी आबादी और वरिष्ठ नागरिक समूह में लोग बढ़ रहे हैं, ना कि 0 से 5 आयु वर्ग में। पूरी दुनिया में वृद्धों की आबादी कुल जनसंख्या वृद्धि 1.2% की तुलना में तेजी से बढ़ रही और आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए यही समय कि जेरियाट्रिक केयर के बारे में सोचे कुछ ऐसे शहर बनाए जो इस आयु वर्ग की देखभाल कर सके। निष्कर्ष यही हुआ कि शहर के योजनाकारों को गंभीरता से जेरियाट्रिक केयर को ब्लूप्रिंट में जोड़ना चाहिए। ये ध्यान खींचने वाला बड़ा मुद्दा है, चाहे राजनीति हो, बिजनेस या उम्र से जुड़ी मार्केटिंग सेवाएं हों। शहर के योजनाकारों को गंभीरता से जेरियाट्रिक केयर को ब्लूप्रिंट में जोड़ना चाहिए। ये ध्यान खींचने वाला बड़ा मुद्दा है, चाहे राजनीति हो, बिजनेस या उम्र से जुड़ी मार्केटिंग सेवाएं हों। कहा क्या कि वृद्धावस्था में हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। देखिए हम वृद्धावस्था पीड़ादायक तो होती है, लेकिन अगर उसमें दुर्गति हो जाए तो नर्क से कम नहीं है। जिस भारत के रज रज और कण कण में मोक्ष बसा हो, अवतार हुए हो, उसी भारत में वृद्धावस्था इन दिनों सर्वाधिक परेशान है। हर 10वां वृद्ध उदास है, आपको उदास है और अवसाद में डूबा हुआ है। जिन लोगों ने बचपन तरुणाई युवा अवस्था में खूब आनंद भोगे, मजे किए, जिनकी प्रौढ़ावस्था प्रसन्नता के साथ बीत गई, वे बुढ़ापे में आकर परेशान हो गए। इसलिए शास्त्र ने एक सूत्र दिया है, जैसे जैसे वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हो, राग विराग और वितराग इन तीनों स्थितियों को समझना पड़ेगा। राग विराग और वितराग इन तीनों स्थितियों को समझना होगा। हमने उम्र का लंबा दौर राग की स्थिति में गुजारा। हमने उम्र का लंबा दौर राग की स्थितियों में गुजारा। राग यानी पास रखने की इच्छा, फिर बीच बीच में विराग आता है यानी ना रखने की इच्छा। लेकिन वितराग का अर्थ होता है ना पास रखना ना दूर रखना। अंग्रेजी में इसे बियॉन्ड अटैचमेंट कहते हैं। वृद्धावस्था में वितराग चाहिए। दूसरे जितनी सेवा कर दे उसको मुकद्दर मानिए, वरना हमारा बुढ़ापा और हमारा ईश्वर इन दो के सहारे ही जिंदगी कटना है। वृद्धावस्था में वितराग साधी, दूसरे जितनी सेवा कर दे उसको मुकद्दर मानिए, वरना हमारा बुढ़ापा और हमारा ईश्वर इन दो के सहारे ही जिंदगी कटना है। फिर आपको आगे यहाँ पे है ख्याति के लिए हथकंडे अपनाने से पहले सोचे। देखिए यहाँ पर क्या कि यह वह दौर है जब वे अपना ख्याति अर्जित करने के लोग कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। यह वह दौर है जब वे अपना ख्याति अर्जित करने के लोग कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। शोर मचा लो, भीड़ इकट्ठी कर लो, विवादास्पद बात कर दो, ख्याति मिल जाएगी। हिंदू धर्म के पात्रों को लेकर उन पर लिख कर बोल कर करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग भी उन पात्रों को सही सम्मान देने में, उनके प्रति उचित विचार व्यक्त करने में चूक जाते हैं।
हाँ, हनुमान जी को तो जैसे बयान देने वालों ने खिलौना ही बना दिया हो, खिलौना ही बना दिया। वाल्मीकि रामायण अनुसार जब पहली बार हनुमान जी राम जी से मिले, तो हनुमान जी की बातचीत सुनकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि 7 बातें देखिए, 7 बात इस व्यक्ति में देख रहा हूँ। ये बड़ा विनीत है, ये बड़ा विनीत है, इसकी बातें काव्यात्मक है, इसकी चर्चा में छल कपट नहीं है। चौथी बात गंभीरता है, चौथी बात आपको गंभीरता है। पाँचवा विश्वास है, छठा पराक्रम है। और श्री राम ने सातवीं बात बोली कि इसकी वाणी में हृदय, स्वर और बुद्धि का परिपक्व समन्वय, इसकी वाणी में हृदय, स्वर और बुद्धि का परिपक्व समन्वय है। ऐसे हनुमान के लिए भी अगर गरिमामय संवाद ना लिखा जा सके, तो इस तमाशे को ख्याति अर्जित करने वाला खेल ही कहेंगे। और ऊपर वाले की लीला निराली है। ख्याति को खूब ख्याति बदल दे पता नहीं चलता। ख्याति को कब खूब ख्याति बदल दे पता नहीं चलता। देखिए, कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, किचन में भी होता है। ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं था। इसमें देखिए निष्कर्ष, देखिए 4 लोगों के परिवार में औसत 5 किलो सब्जी का खर्च पिछले साल जून में 220 रुपये मुकाबले इस जून में 400 रुपये पहुँच गया। देखिए यहाँ पर क्या महिलाओं से मैं परिवार के बजट में किचन के खर्च का प्रबंधन करना सबसे ज़रूरी हो गया। महिलाओं के लिए परिवार के बजट में किचन खर्च का प्रबंधन करना सबसे ज़रूरी हो गया, और यह बिजनेस में होने वाले कॉस्ट मैनेजमेंट से किसी भी तरह कम नहीं है। बिजनेस में सफलता केवल वैल्यूएशन से ही नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है कि करीब कोई 1.5 साल पहले एक एड टैग, देखिए यहाँ पर क्या, एड टैग कंपनी बायजूस भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप था। उनका वैल्यूएशन $22 अरब का था। हाल ही में अमेरिका में बायजूस का $1.2 अरब का लोन डिफॉल्ट हो गया, उसके ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया। फिर आपको यहाँ पर देखिए ये मतलब बायजूस कंपनी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रतीक, 50,000 करोड़ से अधिक की पूंजी जुटाई और बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में खर्च किया। देखिए इसके लिए देखिए इसमें हमारे सबक है, और हम चाहते हैं कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम फले फूले, तो हमें यह सबक सीखने होंगे। हालांकि हमें वित्तीय विवरणों की ज़रूरत होगी, फिर भी कंपनी और उसके शेयर धारकों ने कुछ गलतियां की जिन पर हम नज़र डाल सकते हैं। यहाँ देखिए क्या कि कंपनी ने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट सामने रखा, जिसमें वीडियो आधारित लर्निंग मॉडल था और कुछ ऑफलाइन टीचिंग्स भी थी। कोविड के दौरान इस तरह के प्रोडक्ट बहुत बूम आया था, लेकिन कोविड के बाद समुचित सघन और ऑन द ग्राउंड शिक्षा की मांग फिर से लौट आई। ऑनलाइन देखिए हमारे यहाँ पर क्या कि अगर हम चाहते हैं कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम फले फूले, तो हमें यह सबक सीखना होगा। हालांकि हमें वित्तीय विवरणों की जरूरत होगी, फिर भी कंपनी और उसके शेयरधारकों ने कुछ गलतियां की जिन पर हम नज़र डाल सकते हैं। कंपनी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोडक्ट सामने रखा, जिसमें वीडियो आधारित लर्निंग मॉडल था और कुछ ऑफलाइन टीचिंग्स भी थी। कोविड दौरान इस तरह के प्रोडक्ट में बहुत बूम आया था, लेकिन कोविड के बाद समुचित सघन और ऑन द ग्राउंड शिक्षा की मांग फिर से लौट आई। ऑनलाइन शिक्षा का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, ऑनलाइन शिक्षा का कॉन्सेप्ट बेहतरीन और उसकी एक जगह हमेशा रहेगी, लेकिन अब वह सेक्टर कोविड के समय की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। साथ ही एजुकेशनल ब्रांड्स को प्रतिष्ठा पाने में लंबा समय लगता है। दुनिया के कुछ शीर्ष शैक्षिक संस्थान तो सदियों पुराने हैं, आप चंद महीनों में उनकी जगह नहीं ले सकते। बायजूस धीमी गति से भी बढ़ सकती थी और एक बेहतर मूल्यवान कंपनी बनी रह सकती थी, लेकिन 70 से भी अधिक निवेशकों ने उसमें अरबों डॉलर लगाए, जिससे उसका गुब्बारा क्षमता से अधिक फूल गया। फंडिंग के अनेक राउंड्स के बाद कंपनी की वैल्यू बढ़ती चली गई, और निवेशकों को लगा कि उनके द्वारा लगाए गए पैसे का मोल बढ़ रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट थी। तीसरा देखिए, बायजूस का ओवर वैल्यूएशन बहुत समझदारीपूर्ण नहीं था। उसने यह गलती की विदेश में $1.2 अरब का कर्ज ले लिया। वैसे कर्ज बहुत ही कड़े नियम शर्तों के साथ आते हैं, लेकिन बायजूस बुनियादी शर्त भी पूरी नहीं कर पाई। समय पर फाइनेंशियल प्रदान करना, डिफॉल्ट की स्थिति में कर्जदाता नियंत्रण की स्थिति में आ सकते हैं, और इक्विटी इन्वेस्टर को रास्ते से हटा सकते हैं। 70 से अधिक सुपर स्मार्ट निवेशक 22 अरब। यहाँ देखिए क्या है कि बायजूस का ओवर वैल्यूएशन बहुत समझदारीपूर्ण नहीं था। उसने यह गलती की विदेश में 1.2 अरब का कर्जा ले, लेकिन बायजूस की बुनियादी शर्त भी वैसे ही कर्ज बहुत ही कड़े नियम शर्तों के साथ आते हैं, लेकिन बायजूस बुनियादी शर्त भी पूरी नहीं कर पाए। समय समय पर फाइनेंशियल प्रदान करना, डिफॉल्ट की स्थिति में कर्जदाता नियंत्रण की स्थिति में आ सकते हैं, और फिर इक्विटी इन्वेस्टर को रास्ते से हटा सकते हैं। 70 से अधिक सुपर स्मार्ट निवेशक $22 अरब के वैल्यूएशन को शून्य पर ला सकते थे, लेकिन बायजूस ने ब्याज के भुगतान के बजाय कर्जदाताओं को अदालत में ले जाने का रास्ता चुना। यह एक और भारी भूल थी। इससे दुनिया को संदेश गया कि कर्ज
देने वालों के साथ कंपनियों के द्वारा कैसा सलूक किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि जब कोई कंपनी निवेशकों से पैसा जुटाती हो तो उसे कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि उन्हें बताए वो उनके पैसों के साथ क्या करे। आश्चर्य की बात है कि इतने समय तक फाइनेंशियल्स प्रकाशित किए बिना कैसे काम चला लिया गया, जबकि इतने बेहतरीन निवेशक उसमें सम्मिलित थे। क्या कंपनी के बढ़ते वैल्यूएशन का मोह इतना था कि निवेशक गण इतनी बुनियादी बातों को ही भूल गए। अगर कोई हाई प्रोफाइल कंपनी कंपनी अपनी फाइनेंशियल बनाने की भी फिक्र नहीं करती तो यह भारतीय कारोबार उद्योग की अच्छी बात नहीं कही जा सकती। पाँचवा देखिए, हम भारत से प्यार करते और उसे जीतता हुआ देखना चाहते। यही कारण है कि जब किसी स्टार्टअप को इतना बड़ा वैल्यूएशन मिलता है तो हम उसका भी उत्सव मनाने से चूकते नहीं। लेकिन कारोबार में सफलता केवल पैसे जुटाने और वैल्यूएशन प्राप्त करने से ही नहीं मिलती, वह तो केवल भविष्य के प्रदर्शन की अपेक्षाओं का एक मानक होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कि एक खास बात है कि यही कारण है कि जब किसी स्टार्टअप को इतना बड़ा वैल्यूएशन मिलता है तो हम उसका भी उस समय से नहीं चुनते। देखिए, लेकिन कारोबार में सफलता केवल पैसे जुटाने, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लाइन है। लेकिन कारोबार में सफलता केवल पैसे जुटाने और वैल्यूएशन प्राप्त करने से ही नहीं मिलती। लेकिन कारोबार में सफलता केवल पैसे जुटाने और वैल्यूएशन प्राप्त करने से ही नहीं मिलती, वह तो केवल भविष्य के प्रदर्शन की अपेक्षाओं का एक मानक होता है। लेकिन कारोबार में सफलता केवल पैसे जुटाने और वैल्यूएशन प्राप्त करने से ही नहीं मिलती, वह तो केवल भविष्य के प्रदर्शन की अपेक्षाओं का एक मानक होता है। टीम इंडिया की जर्सी पर कंपनी का लोगो लगाने से भी बात नहीं होती। टीम इंडिया की जर्सी पर कंपनी का लोगो लगाने से भी बात नहीं बनती। अंत में एक बेहतरीन प्रोडक्ट, उसके खुश ग्राहक और उससे होने वाला शानदार लाभ ही मायने लगता है। से सब कुछ केवल हाइप है। देखिए, अब टीम इंडिया की जर्सी पर केवल कंपनी का लोगो लगाने से भी बात नहीं बनती। अंत में एक बेहतरीन प्रोडक्ट, उसके खुश ग्राहक और उससे होने वाले शानदार लाभ ही मायने रखता है। से सब कुछ हाइप है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया कि अमेरिका की गायिका मैरी मिलवेन ने बाकायदा जनगण मन गाया प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में। एक्ट्रेस थोड़ा अलग था। देखिए, आप एक्ट्रेस थोड़ा अलग था मगर शब्द सही और काफ़ी भावनात्मक है। शब्द सही और काफ़ी भावनात्मक तरीके से कृषि न्यूज बनी गाने के बाद जब गायकर मोदी जी के पैर छुए, वहाँ उपस्थित सभी देसी अचंभित हो गए। भाई, आजकल नई जनरेशन तो बड़ों के पैर छूने से मना कर देती है और विदेशी महिला सबके सामने स्टेज पर चरण स्पर्श कर ले तो ये उल्टी गंगा बह रही है। सोचने की बात ये है, जब से हल्दी दूध टर्मरिक लाते के नाम से विदेश चल पड़ा, विदेश चल पड़ा, हम भी पीने लगे, शायद पैर छूना भी ट्रेंडिंग और कूल हो जाएगा। खैर, टिप्पणी देने के बाद बहुत औरती के टॉपिक की तलाश में था। हमेशा ही की तरह सोशल मीडिया इस टॉपिक को लेकर उतना यहाँ देखिए क्या कि सब मोदी कमाल है। देखो हमारी संस्कृति को कितना मान सम्मान मिल रहा है। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो पैर छूने दकियानुसी रूढ़िवादी प्रथा मानते हैं। क्यों करे भाई, इसकी क्या तुक है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हर प्रथा में कोई ना कोई खोट जरूर निकालते हैं। देखिए, क्या सही क्या गलत ये आपकी सोच है। देखिए, क्या सही क्या गलत ये आपकी सोच है। भारतीय संस्कृति की खासियत है। क्या सही क्या गलत ये आपकी सोच है। क्या सही क्या गलत ये आपकी सोच है। संस्कृति की खासियत है। क्या सही क्या गलत, ये बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर। देखिए, क्या सही क्या गलत ये आपकी सोच है। क्या सही क्या गलत ये आपकी सोच है। भारतीय संस्कृति की खासियत है कि हर कोई अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के अनुसार अपना रास्ता चुन सकता है और मुझे इस प्रथा से कोई प्रॉब्लम नहीं। बचपन से ही हम चाची चाचा बुआ के पैर छूते उसका आशीर्वाद मिलता है। इससे शादी के बाद मुझे पैर छूने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मेरी सांस की 5 बहनें थी तो ये तकनीक काम आई। वैसे जरा सा झुक जाओ, घुटनों तक हाथ पहुँचे, उतने में ही वह कहती बस पुत्र, और हम गले मिल जाते। लेकिन पढ़ी लिखी बहू का पैरी पोना उन्हें अच्छा तो लगता था। अब एक नई समस्या आन पड़ी। 50-55 उम्र वाले कहते कोई मेरे पैर छूता तो शर्म आती क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। वैसे आपकी दादी भैया आप वाली उम्र तो गई, फिर क्यों नहीं आप इस सम्मान को स्वीकारते। बस आशीर्वाद सोच समझ कर दीजिए। देखिए, आपको आयुष्मान भव बड़ा अच्छा लगता है आशीर्वाद के रूप में, मगर आज सिर्फ लंबी आयु काफ़ी नहीं है। इससे प्लेसमेंट भव, प्रमोशन भव और BMW भव जैसे नए अंदाज से भी ब्लेसिंग दे सकते हैं। और महंगाई के ज़माने में 200 से कम ना दीजिएगा, इज्जत का सवाल है। ठीक है। देखिए, शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जाए जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जाए जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। तो इस अनजान शख्स के लिए एक संदेश
शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जाए जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जाए जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। तो इस अनजान शख्स के लिए एक संदेश अगर तो इस अनजान शख्स के लिए एक संदेश अगर श्रद्धा से तुम पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहो। शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। शायद पढ़ने वालों में से कोई ऐसा हो जो आगे चलकर मेरा दामाद बने। तो इस अनजान शख्स के लिए एक संदेश अगर श्रद्धा से तुम पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहो। अगर श्रद्धा से तुम पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहो तो खुशी होगी। अगर श्रद्धा से तुम पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहो तो खुशी होगी। अगर ये तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है तो मत करना। पर जितना प्यार मैं दूंगी उतना आदर तुम देना। उतना आदर तुम देना। ओके। आज का यूथ का ज़माना है, नौकरी से निकालने का भी एक बहाना है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि यू आर ऑब्सोलीट। हमें खेद है। देखिए, टेक्नोलॉजी रफ्तार इतनी तेज़ है कि यू आर ऑब्सोलीट। हमें खेद है। हम बड़ों को आप छोटे आशीर्वाद देते हैं। इंटरनेट के ज़माने में टेलीग्राम ना बने। नई चीज़ों से मुंह ना मोड़े, उन्हें अपनाए, जीवन में जोड़े, मिलजुल कर रहने में फ़ायदा है। देखिए, नई चीज़ों से मुंह ना मोड़े। देखो, नई चीज़ों से मुंह ना मोड़े, उन्हें अपनाए, जीवन में जोड़े, मिलजुल कर रहने में फ़ायदा है। नई चीज़ों से मुंह ना मोड़े, उन्हें अपनाए, जीवन में जोड़े, मिलजुल कर रहने में फ़ायदा है। नई चीज़ों से मुंह ना मोड़े, उन्हें अपनाए, जीवन में जोड़े, उन्हें अपनाए, जीवन में जोड़े, मिलजुल कर रहने में फ़ायदा है। जीवन का यही कायदा है। पर अब बच्चे दूर रहते हैं, इसी को प्रोग्रेस कहते हैं। पैसा जो कमाना है, वीडियो कॉल का ज़माना है। बस पेरी पोना का इमोजी बन जाए, व्हाट्सएप पर आशीर्वाद आए, कैश देना मना है, यूपीआई किस लिए बना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। क्या कि थोड़ा अलग हुनर आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। लेकिन निष्कर्ष यही हुआ क्या कि लोग अनोखा कुछ नया सीखने का अतिक प्रयास कर रहे हैं, जिसकी जॉब मार्केट में कई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर आप अलग दिखना और बुलंदियाँ चाहते हैं तो चुनाव करें। लेकिन लोग अनोखा कुछ नया सीखने का अतिक प्रयास कर रहे हैं, जिसकी जॉब मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर आप अलग दिखना और बुलंदियाँ चाहते हैं तो अपना चुनाव करें। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के हट बड़े मशहूर हैं: राज हट, त्रिया हट और बाल हट। राजा हट पर आ जाए तो समझाना मुश्किल हो जाता है। त्रिया अर्थात स्त्री हट पे आ जाए, जिद पे आ जाए तो कठिनाइयाँ हो जाती हैं। और बाल हट यानी बच्चा हट पे आ जाए तो भी चुनौती होती है। इनसे निपटने के 3 तरीके हैं। देखिए, राज हट को यहाँ पे क्या है कि राज हट को समझ लिया जाए, त्रिया हट को सहन किया जाए और बाल हट को समझाया जाए। देखो, राज हट को समझ लिया जाए, त्रिया हट को सहन किया जाए और बाल हट को समझाया जाए। अगर अंगद हट पर उतर आए थे। देखिए, राज हट को समझ लिया जाए, त्रिया हट को सहन किया जाए और बाल हट को समझाया जाए। अंगद हट पर उतर आए थे और राम जी से आग्रह कर रहे थे कि मुझे अपने पास रहने दीजिए, विदा मत कीजिए। राम जी इस मनोविज्ञान जानते थे कि अगर किसी बच्चे की जिद को पूरा करना है तो हाँ या ना से पहले उसे समझाना होगा। इसलिए समझाने में बहुत प्रकार की विधि अपनानी पड़ेगी, तब जाकर बच्चा नियंत्रित होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, नीज उर माल बसन मणि बालित नय पहिराई, विदा किन्हीं भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। देखिए, तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बलि पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार समझा कर उनकी विदाई की। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत सम्मान दिया और बहुत प्रकार से समझाया। इसलिए हम भी जब अपने बच्चों को समझाएं तो ये सारे प्रयोग करें। बाल मनोविज्ञान आहत भी जल्दी होती है और राहत भी शीघ्र में आ जाती है। बाल मनोविज्ञान आहत भी जल्दी होता है और राहत में भी शीघ्र आ जाता है।
देखिए गरीबों को देखिए CSR के तहत देखिए गरीबों को जिंदगी सुविधाजनक गरीबों की जिंदगी सुविधाजनक बनाने वाली मशीन गरीबों को जिंदगी सुविधाजनक बनाने वाली मशीन देने के बजाय उन्हें अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रखना सिखाया जाए। अगर दोनों काम करते तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष देखिए क्या अगर नई पीढ़ी की प्राथमिकता और वित्तीय संस्थाओं की भविष्य की योजनाओं से मिलने वाले संकेतों को माने तो हरियाली से भरी जगह न केवल पशुओं बल्कि मनुष्यों के लिए भी आने वाले कल की मंजिल साबित हो सकती है। और वे उन जगहों को बस थोड़ा आधुनिकता दे रहे हैं। देखिए सभी राज्यों में उद्यमिता तथा बिजनेस पर जोर दिया जा रहा है। समय आएगा छोटे छोटे बिजनेस को खड़ा करें। देखिए बहुत अच्छी बात देखिए कही गई है कि जिंदा रहने और आगे बढ़ने के संघर्ष के बावजूद मध्य स्तरीय एवं छोटे उद्यमियों की आवाज़ शायद ही सुनी जाती है। उन पर ध्यान नहीं देने का मुख्य कारण वह धारणा है कि वे भी शहरी हैं, शहर के बीच में और गरीब नहीं हैं, जिससे उनके जीवन में कम असुरक्षा है और जिस तरह नीतियों का ध्यान उन पर कम जा पाता है। भले ही यह छोटा बिजनेस हो लेकिन बैंकों की नज़र में जगह का किराया, तयशुदा खर्च है, फिर क्रेडिट हिस्ट्री की कमी, अपर्याप्त लेनदेन की गिरवी रखने के कुछ नहीं होने जैसी चीज़ें इस क्षेत्र में लोन की चुनौती बढ़ जाता है। देखिए जिस तरह शोधकर्ता अधिकारियों और इकोसिस्टम इस नैनो एंटरप्राइज सेक्टर के साथ काम करता है, स्टडी करता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। धारणाएं और बाजार की स्थिति बदल कर उन्हें मुख्य साझेदार बना सकते हैं। निष्कर्ष देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी राज्यों में उद्यमिता पर जोर है। समय आ गया है कि छोटे छोटे बिजनेस को खड़ा करें ताकि वे समाज पर बोझ ना बने। जब तक उन्हें अपेक्षित ध्यान नहीं मिल जाता हम उनका व्यवसाय जमाने में यथासंभव मदद कर सकते हैं। यहाँ देखिए अच्छा है कमर्शियल कम्युनिकेशन जटिल नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर है क्या कि वह चाहे जिस विषय पर बोलती हो, राजनीति से लेकर त्रासदी हो, फिल्मों से लेकर समाज तक उसका प्रोडक्ट हमेशा सामने रहता था, जो विज्ञापनों दुनिया का बेसिक नियम है। उसने अत्यंत छोटे लेकिन प्रभावी विज्ञापनों को गढ़ने की नियमावली पालन किया। वह कुछ ही शब्दों का प्रयोग करती थी, कभी कभी तो मात्र 2 या 15-30 सेकंड के परिचित वीडियो विज्ञापनों से भिन्न था। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें कहा गया कमर्शियल कम्युनिकेशन जटिल नहीं होना चाहिए, साथ उनका रोचक। देखिए कमर्शियल कम्युनिकेशन जटिल नहीं होना चाहिए, साथ उनका रोचक होना और अपने प्रोडक्ट को आगे रखना भी जरूरी है ताकि ग्राहक उसे याद रखे और खरीदे भी। एक अच्छा यहाँ पर है क्या है, देखिए धन को नीति से कमाए और रीति से खर्च करे। देखिए योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, इसे रोज के आदत के रूप में ढालना चाहिए। देखिए एक भी शब्द कहने से पहले रुकने की ज़रूरत क्यों, ये बहुत अच्छा अद्भुत था।